वेलकम टू बुखाइब एजुकेटर। हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही उत्साहपूर्वक जुड़े हैं और कोशिश हमारी होगी कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सारी बातें बताई जाए। मैं आर के झा आपको इस प्लेटफॉर्म से हिस्ट्री के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, उसके बारे में बताया जाएगा। और हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित मैं दे दूं। जनरली इंडियन हिस्ट्री ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बताऊंगा। वो अलग अलग वीडियो में आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री को अगर हम लें, तो इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग याद रखेंगे कि ये जो 3 पार्ट इंडियन हिस्ट्री के बनाए गए हैं, इसका टाइम भी अगर हम याद रखें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हमें ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जनरली जो डिस्कस किया जाएगा वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर्षवर्धन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर हर्षवर्धन तक, यानी अगर हम हिंदी में इसे लिखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन तक। ये हर्षवर्धन एक शासक का नाम और बहुत ही पावरफुल नॉर्थ इंडिया का शासक ये था। अगर हम इसको टाइम के हिसाब से नोट करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 2500 BC। इस BC का मतलब क्या होता है? बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम को BC कहा गया, जिसको कि हिंदी में लिखते हैं आप ईसा पूर्व। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत 2500 BC से शुरू हो जाता है और हर्षवर्धन तक ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। तो हर्षवर्धन की डेथ होती है 647 AD। अब यहाँ पर AD का मतलब क्या होता है? AD का फुल फॉर्म वैसे होता है एन्नो डोमिनी, जिसको कि आप हम लोग याद रखेंगे कि ईसा मसीह के बर्थ के बाद का टाइम, बर्थ के पहले के टाइम को तो BC कहा गया और बर्थ के बाद के टाइम को कहा गया AD। और ये AD का फुल फॉर्म है एन्नो डोमिनी। कई बार एग्जाम में इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD, और इसका मतलब है ईसा मसीह के बर्थ के बाद का टाइम, जिसको कि आप हिंदी में लिखते हैं ईसवी सन। इसको ईसवी सन कहा जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत हम लोग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से और लास्ट करेंगे कहाँ तक? हर्षवर्धन तक। इस बीच में आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी, इसका नाम किसने दिया, इस सिविलाइजेशन के खासियत क्या थी, कौन ऐसी इसमें विशेष बात थी जो कि दुनिया में और कहीं नहीं देखी गई,
ये सारी बातें इसमें बताया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, फिर महाकाव्य, रामायण, महाभारत, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन बहुत डिटेल में इन सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जैसे कि आपको कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज हो और आप एग्जाम में जाने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ये महसूस ना हो कि इसके बारे में हमने स्टडी नहीं की है। आप क्वेश्चन पेपर देखते ही आप अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे कि सबका आंसर हमें आता है। इस तरह से आपको ये डिटेल में सारी बातें बता दी जाएगी। तो इस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हम लोग कुछ दो रिलीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में बताया जाएगा, फिर महाजन पद के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पायर्स के बारे में, जैसे मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे छोटे जो शासक वंश हुए थे, शुंग, कण्व, सातवाहन, इन सभी के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुषाण के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर के बाद फिर आ जाएंगे हर्षवर्धन पर। फिर ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जनरली जो इसकी शुरुआत होती है वह हर्षवर्धन की डेथ होने के बाद। जैसे हर्षवर्धन की डेथ हुई 647 AD में, इसकी डेथ होते ही जो हिस्ट्री शुरू हो जाती है वो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हम इसे कह सकते हैं कि आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन, यानी आप इसको 700 AD से शुरू मानेंगे, क्योंकि इस बीच में जो शासक बना था वो बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। तो 700 AD से, या आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन भी कह सकते हैं आप, यहाँ से लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 AD तक। अब ध्यान देंगे जरा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर औरंगजेब तक, चूंकि 1707 AD में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह था, इसकी डेथ हो गई। तो यहां तक, यानी आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन टू औरंगजेब, दिस पीरियड इज कॉल्ड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो गई, इसके बाद से ही शुरू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। यानी हम लोगों को याद रखना है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब फ्रॉम 1707 AD टू टिल फ्रीडम 1947 AD। 1707 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास इंडिया का लिखा गया है, इसे कहा गया है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में जनरली डिस्कस जो करेंगे, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कुछ छोटे छोटे शासक वंशों के बारे में, पहले राष्ट्रकूटा के बारे में, पाला के बारे में, और भी जो छोटे छोटे शासक वंश हुए थे उसके बारे में। फिर बेसिकली इसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लास्ट तक लोधी डायनेस्टी तक बताया जाएगा। फिर लोधी डायनेस्टी के डाउनफॉल हो जाने के बाद, लोधी वंश के पतन के बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। अब मुगल एम्पायर में हम लोग बाबर से शुरू करेंगे, बाबर के बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर, फिर इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तो यहीं तक मध्यकालीन भारत का इतिहास माना गया। इसकी डेथ होते ही अब जो इतिहास हम लोग शुरू करेंगे वो कहलाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बेसिकली
जो यूरोपियंस इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के दीवाने कौन कौन से थे, कौन कौन ऐसे देशभक्त हुए जिसने भारत को आज़ाद करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को नछावर कर दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी के बारे में कि किस प्रकार गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में अलग अलग तरीके का हथियार उन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल किया और वही फिर बाद में दुनिया में फेमस हो गया। किस प्रकार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को इसमें दी जाएगी। तो 1947 तक आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद भी हम लोग कुछ जानकारी लेंगे 1947 से लेकर अब तक का जो समय है, मैंने कल तक जो घटनाएं घटित हुई, इसको भी हिस्ट्री में ही काउंट किया जाएगा। और आज़ादी के बाद से लेकर कल तक जो घटना घटी, चूंकि जो पास्ट समय होता है उसी को हिस्ट्री में काउंट कर दिया जाता है, तो इसको कौन सी हिस्ट्री में रखा जाएगा, कौन सा इतिहास में रखा जाएगा। आपने यहाँ पर देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, 1947 तक आज़ादी के बाद से लेकर कल तक जो घटना घटी, उसको जो हम लोग काउंट करेंगे उस हिस्ट्री को कहा जाएगा कॉन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री, यानी इसको हम कहेंगे समकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंडो चाइना वॉर के बारे में, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की जो तटस्थता की नीति है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो इंडिया ने शुरू किया और भी देशों ने सपोर्ट किया, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पंडित नेहरू ने पंचशील सिद्धांत जो दिया था वो क्या था, पंचशील प्रिंसिपल वो किससे संबंधित था। हम लोग डिस्कस करेंगे इंडो पाक वॉर कितने बार हो चुके हैं, शिमला एग्रीमेंट क्या था, ताशकंद पैक्ट क्या था, ये सारी बातें आप लोगों को इसमें बताई जाएगी और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे और कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसे आप पूछते रहेंगे। हम लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो आप लोगों को बताया जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका है नेशनल मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं और इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को डिटेल में दे दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी आंसर बताने में दिक्कत ना हो। जैसे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन वैसे तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को आज़ाद करने का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1857 से ही माना जाता है। हालांकि इधर एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि पाइका रिवोल्ट जो हुआ था, अब वहाँ से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत मानी जाएगी। पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक इतिहासकारों ने कहा है 1857 के विद्रोह, लेकिन पाइका विद्रोह जो हुआ था उसको भी अब सिलेबस में शामिल करने की बात हो रही है, लेकिन जब शामिल होगी तो फिर आपको बताया जाएगा उसके बारे में। अभी तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन जो लगातार मानी गई, हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप याद रखेंगे कि मॉडरेट पीरियड, इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मॉडरेट पीरियड, अगर पीरियड वाइज से बांटते हैं तब, यानी आप कह सकते हैं इसमें कि नरम पंथी काल,
जो कि 1885 यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से ये शुरू हो जाता है और 1905 तक ये चलता है। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, फिर इसके बाद उससे संबंधित जो लीडर्स थे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, डिटेल में ये सारी जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग नेशनल मूवमेंट का जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड। एक्सट्रीमिस्ट पीरियड यानी गर्मपंथी काल। इसमें इसकी शुरुआत होती है 1905 से लेकर 1919 तक। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर इसके बाद दिल्ली को जो कैपिटल बनाई गई ब्रिटिश पीरियड में उसके बारे में, गदर पार्टी के बारे में बताया जाएगा। ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन एरा यानी गांधी युग। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये गांधी युग, और ये शुरुआत होगी 1919 से लेकर और अंत इसका होगा 1947 तक। यहाँ पर हम लोग गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। आपको गांधी जी के बारे में थॉरोली जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आपको ये पता चले कि आखिर भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के क्या योगदान थे। उनके सारे आंदोलनों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहना है, क्योंकि आपके तरफ से हमें सपोर्ट पूरी तरह से मिलना चाहिए। तब मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और सिर्फ हमारा उद्देश्य एसएससी लायक जानकारी नहीं देना है, बल्कि उससे ऊंचे लेवल की जानकारी। आप अगर एक सिविल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसे भी आप इनबॉक्स में डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।